देखो अब यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? क्या होता है डेप्रिसिएशन? थोड़ा बहुत ऑलरेडी हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, है ना। तो आज ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 11th का, और बहुत ही ध्यान से ये चीज समझना है पूरा का पूरा। थोड़ा भी थ्योरी पोर्शन है इसका, पहले ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। अगर बात करेंगे हम डेप्रिसिएशन की, आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। क्या होता है बताओ सर? हाँ, आप बोलोगे रिडक्शन, एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है वही डेप्रिसिएशन। हाँ वही है। अब पूरा सही मायने में अगर समझेंगे ना डेप्रिसिएशन को, तो क्या होता है लिखा हुआ है मैंने यहां पे कुछ, देखो जरा क्या लिखा है, पढ़ते हैं अपने पास। डेप्रिसिएशन असल में रिडक्शन है। किस चीज का रिडक्शन? इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल या फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। किन की बात हो रही है यहां पे? हम यहां पे स्टॉक की बात नहीं कर रहे। अरे समझ रहे हो? जब भी डेप्रिसिएशन वर्ड आए तो आपके जहन में आना चाहिए हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? फिक्स्ड एसेट्स की। किसकी? और फिक्स्ड में भी पर्टिकुलरली किसकी? टेंजिबल। समझ आई बात की नहीं? और सुनो दोबारा से, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन रिडक्शन है। किस चीज का रिडक्शन? किन में रिडक्शन? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट में। ड्यू टू किसकी वजह से? वेयर एंड टियर। नंबर एक रीजन क्या है यहां पे? अरे डेप्रिसिएशन है क्या? एसेट्स में जो गिरावट होती है, वो गिरावट क्यों होती है? एसेट की वैल्यू में जो गिरावट होती है, क्यों होती है वो गिरावट? पहला रीजन बन सकता है वेयर एंड टियर, मतलब कि आपने यूज किया चीज को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा उसमें वैल्यू कम कम होती चली जाएगी ना। अरे फॉर एग्जांपल आपने एक फोन लिया, आपको फोन पड़ा 30,000 रुपए का। कितने का? 30,000 का। अगर आपने आज की डेट में फोन लिया है, सिर्फ हफ्ता चलाओ, कितना चलाओ? हफ्ता भर अगर आपने चलाया, मुझे बताओ अगर किसी दोस्त को या किसी को बेचोगे ना वो वही फोन जो आपने 30,000 का हफ्ता पहले लिया होगा, क्या उसको 30,000 मिलेंगे? अरे नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज आपको फुल वैल्यू उसका डेप्रिसिएशन लग गया है, वैल्यू गिर गया उसका। समझ आई बात की नहीं? तो पहला रीजन क्या बनता है डेप्रिसिएशन लगने का? वेयर एंड टियर। दूसरा क्या है? ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम। देखो समय तो सबको खा जाता है ना, समय के बीतने की वजह से भी। मान लो आपने 1900 नहीं, मान लो 2006 में आपने कोई नोकिया का फोन लाया था, 4,000 5,000 का या 6,000 का लाया था आपने। कितने का? अब 2006 में लाया था, आज वैल्यू है इसकी कोई? अरे वैल्यू है। तो समय की वजह से भी क्या होता है? वैल्यू में गिरावट आती है। पहला क्या बोला मैंने? यूजेज की वजह से, वेयर एंड टियर। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा गिरावट आएगी। दूसरा क्या? वक्त के बीतने की वजह से, समय के बीतने की वजह से। तीसरा क्या है? ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट होना। क्या होना? ऑब्सोलीट होने का मतलब ये बेकार हो जाना। क्या हो जाना? जैसे देखो, जब कभी कभार न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, न्यू टेक की वजह से ओल्ड टेक बेकार हो जाती है। आपको पता होगा कुछ साल पहले तक वो बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। अरे अपने समय में तो बहुत यूज किया गया था उनको। फिर क्या आ गए? लैपटॉप वाला जब जमाना आ गया, उनको कोई पूछता है अब? वो क्या हो गए? ऑब्सोलीट हो गए। इसी तरह अगर टीवी वाले में भी वो डिब्बे वाले आते थे, 4-4 हजार 5-5 हजार के वो टीवी मिलते थे। क्या अगर मैं तुमको बोलूंगा वो डिब्बे वाला टीवी 5,000 में खरीदोगे तुम? अरे नहीं खरीदोगे। क्यों? बिकॉज बहुत बेकार टेक्नोलॉजी हो गई है, अब वो पुरानी हो चुकी है। अब तो उसको रिप्लेस कर दिया ना न्यू टेक ने। इस वजह से जब न्यू टेक की वजह से ओल्ड टेक का वैल्यू में गिरावट आता है तो वो भी डेप्रिसिएशन। लेकिन रीजन क्या बनेगा? ऑब्सोलीट होना, ऑब्सोलेसेंस। और चौथा वाला है एक्सीडेंटल डैमेज। देखो आपको कभी कभार, चाहे कपड़ा हो या कोई आइटम हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग करते करते हल्का सा माइनर सा कट आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जाता है। कंपनी क्या करती है? उस आइटम को थोड़ा साइड करती है और उसको बहुत ही सस्ते दाम में बेचती है। जैसे आपको पता है बहुत सारी कंपनीज के इनके वो सरप्लस वाला माल सुना होगा आपने। सरप्लस पता है ना क्या होता है? जैसे
अच्छा सरप्लस तो छोड़ दो, वो तो यहाँ पे आएगा नहीं, फिट नहीं बैठेगा। एक्सीडेंटल डैमेज की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप दुकानदार के पास गए एक रेफ्रिजरेटर खरीदने, अब रेफ्रिजरेटर जो है वो मिल रहा है 40,000 का। कितने का? जब आपने उससे दाम पूछा उसने कहा ठीक है भैया 40,000। आपने देखा रेफ्रिजरेटर में ऊपर जो थोड़ा सा कट लगा हुआ है या बेंड हुआ है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन क्या उसको दाम बराबर दोगे आप? नहीं दोगे। तो एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से भी क्या होती है, चीजों में गिरावट आती है, वैल्यू में गिरावट आती है। तो फटाफट से मैं समझते हैं दोबारा से क्या बोला मैंने। डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन है। क्या है? किसका रिडक्शन है? वैल्यू में रिडक्शन होना। किन में? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की। मैं इंटेंजिबल एसेट की बात नहीं कर रहा, ये चीज तो याद रख लो। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट में जो वैल्यू, इनकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, किसकी वजह से? या तो वेयर एंड टियर यूजेज की वजह से, इस्तेमाल करने की वजह से वैल्यू में गिरावट होना, या तो समय के बीतने की वजह से गिरावट आना, या गिरावट किसकी वजह से आएगा? ऑब्सोलीट होना। क्या होना? यानी बेकार हो जाना। न्यू टेक आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को कोई पूछता नहीं है, उसका वैल्यू अचानक से गिर जाता है। और चौथा एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से। समझ आई बात की नहीं? तो ये 4 रीजन है जिनकी वजह से क्या होता है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट में ये जरिए बनते हैं कि चीज का डेप्रिसिएशन लगने का। तो डेप्रिसिएशन क्या है? सिंपली क्या है? वैल्यू में गिरावट होना बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आगे बढ़े फिर। सवाल उठता है, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है टेंजिबल। आपने अलग अलग प्रकार के एसेट्स पढ़े हैं, याद करो। एक आपने पढ़े थे टेंजिबल, है ना? अरे एक और टाइप के एसेट्स भी तो थे, इंटेंजिबल एसेट्स थे कि नहीं थे? और एक और प्रकार का मैंने बताया था आपको, वेस्टिंग एसेट्स। क्या बताया था? याद है कि नहीं है? अच्छा, टेंजिबल एसेट में वैल्यू में जो गिरावट आती है, तो आपने तो बोल दिया नाम यहां पे क्या? डेप्रिसिएशन। लेकिन सर इंटेंजिबल एसेट्स का क्या? अच्छा पहले ये तो बताओ मुझे, टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है ना? जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, जो आपके सामने मौजूद है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स कौन से वाले होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जैसे परचेज्ड गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये मैंने बताया था ना, याद है ना ये चीज? तो इस तरह के एसेट्स क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ, इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू क्या ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं, धीरे धीरे इनका भी क्या हो जाएगा? खात्मा तो हो जाएगा ना एक दिन। सर इनका क्या? उस खात्मे को क्या, यहां तो नाम दिया हमने डेप्रिसिएशन, इधर क्या बोलेंगे? इधर एक नाम देते हैं हम, उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या? अमोर्टाइज होना, अमोर्टाइजेशन। समझ आई बात की नहीं? इसी तरह वेस्टिंग एसेट के साथ क्या होगा? वेस्टिंग एसेट कौन से होते हैं? टेंजिबल इंटेंजिबल समझ आया ना? टेंजिबल बोले तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी होती है उन एसेट्स को, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल वगैरह, लैंड, बिल्डिंग। इंटेंजिबल एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल वगैरह, इस तरह के एसेट्स है ना। यहां पे लगता है वैल्यू में गिरावट होना तो कहलाता है डेप्रिसिएशन। इधर यही चीज क्या कहलाता है? अमोर्टाइजेशन। और इधर ये वेस्टिंग एसेट कौन से होते हैं बताओ जरा? किसको कहते हैं वेस्टिंग एसेट? 1000 बार बोला है मैंने तुम लोग को, वेस्टिंग एसेट वो एसेट होते हैं, ये पर्टिकुलरली बात करता है नेचुरल रिसोर्सेज की। किसकी? जैसे कोयले की खान है, पत्थरों की खान है। समझ आई बात की नहीं? जितना जितना आप कोयले की खान से कोयला निकालते चले जाओगे उतना उतना वो क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा, यानी डिप्लीट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? तो यहां पे वर्ड लगता है डिप्लीशन। क्या? समझ आई बात की नहीं? देखो सेम चीज टेंजिबल के मामले में क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। इधर बोलेंगे अमोर्टाइजेशन, और इनके केस में बोलेंगे डिप्लीशन। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? खैर, ना हमारे सिलेबस में अमोर्टाइजेशन है ना डिप्लीशन है, हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की, यानी कि हम सिर्फ बात करने वाले चैप्टर में डेप्रिसिएशन की। एक और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं हम डेप्रिसिएशन के। अच्छा, ये क्यों लगाया जाता है डेप्रिसिएशन? आपको क्या लगता है क्यों लगता है डेप्रिसिएशन? मान लो यहां पे समझो बात को, आज तारीख कौन सी? हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स समझते हैं डेप्रिसिएशन के कि क्यों लगाया जाता है। इसके अलग अलग रीजंस है ना। अरे कोई तो वजह होगी कि डेप्रिसिएशन लगाया जाता है अकाउंटिंग में। ये तो डेफिनेशन थी इसकी, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन का असल मकसद समझते हैं, ध्यान दो। एक चीज मैं पहले बता दूं, मैंने आपको एक दो टर्म्स पढ़ाई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है? क्या बताया था मैंने, फटाफट से बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से आने वाले कई सालों तक बिजनेस को बेनिफिट मिलता रहने वाला होता है कि नहीं। इसके मुकाबले में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक ही साल के अंतर्गत खत्म हो जाता है। हालांकि फिर इसमें और भी बाकी चीजें हमने समझी थी, इतना ही नहीं था, है कि नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं डेप्रिसिएशन, मान लो आपने परचेज अ मशीनरी, एक मशीनरी आपने खरीदी, मान लो 10 लाख रुपए की। कितने की? 10 लाख। अब 10 लाख रुपए की मशीन तो आपने खरीद ली, और ये खरीदी है आपने मान लो 1/4/2026 को। कब खरीदी? बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। समझ आई बात? कितने की खरीदी? 10 लाख रुपए की आपने ये मशीन खरीदी। सवाल उठता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बताओ। एग्जैक्टली क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आप इसको कैपिटलाइज करते हो। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया कि जिसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक और खासियत ये होती है कि इसकी मंजिल कहां होती है? बैलेंस शीट में। कहां होती है? लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मंजिल कहां पे होती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आप बोल रहे हो कि मशीनरी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? और बेशक है भी। क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मुझे बताओ इसकी मंजिल कहां है? बैलेंस शीट, है कि नहीं? अरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहां पे शो करते हो? एसेट्स सारे कहां पे शो होते हैं? बैलेंस शीट में। दैट्स व्हाई तुमको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, बिकॉज क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है। समझ आई बात? लेकिन डेप्रिसिएशन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बताओ। डेप्रिसिएशन क्या है? अब देखो, इस तारीख को तुमने मशीन खरीदी, साल कब खत्म होगा? 31/3/2027 को पहला साल खत्म होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लाई कब थी तुमने? 1/4/26 को 10 लाख रुपए की। 31/3/27 तक आते आते क्या इसका वैल्यू 10 लाख अभी भी होगा? अरे 1 साल बीत गया है ना, तो 1 साल बीतने के बाद क्या होगा? वैल्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी? अरे सर, गिरी होगी। अब देखो, कितनी गिरेगी ये हमको नहीं पता, ये जो एस्टिमेट करने वाला बंदा होगा वो वैल्यूअर खुद बताएगा कितना गिरेगा। हालांकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, हालांकि अब नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया 2025 वाला, और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वहां पे बताया गया है कि किस प्रकार से कितना रेट किस एसेट पे लगाया जाना चाहिए। तो हम एप्लीकेबल फिर वही करते हैं, वही एप्लीकेबल हो जाता है फिर अलग अलग बिजनेसेस में डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन रेट हमको कौन बताता है? इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक बात समझ आई कि नहीं? अब 1 साल बीत गया, मान लो 10% की गिरावट आएगी इसमें। कितनी आएगी? 10% क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, मुझे बता, 10% 10 लाख के कितना बनेगा? अरे सर, वो बनेगा 1 लाख रुपए। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 लाख की गिरावट आई इसमें कि नहीं आई? अब ये कितने का बचा होगा? सिर्फ 9 लाख का बचा कि नहीं बचा? अरे बोलो ना भाई, 9 लाख का ही मशीन बचा है ना अपने पास। ये जो 1 लाख रुपए है, मुझे बताओ, ये तो एक्सपेंडिचर है ना? कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? बोलो। एग्जैक्टली, ये है रेवेन्यू नेचर का। क्या है? अरे क्या है ये? डेप्रिसिएशन हमेशा क्या है?
रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, क्या है? अब इसकी मंजिल कहां पे है? बिकॉज ये जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा एज खर्चा। लेकिन याद रखना डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है, ये पहले ये तो बताओ, खर्चा है? हाँ सर खर्चा है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन लगते समय तुमको कोई पेमेंट करना पड़ेगा किसी की ओर? अरे यही तो खासियत है कि डेप्रिसिएशन खर्चा तो है, लेकिन ये नॉन कैश खर्चा है। क्या है ये वो खर्चा है जिसके बदले में तुम कोई पेमेंट नहीं करते हो। फिर क्या होता है सर? ये वो चीज है कि जो ऑलरेडी तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट मान के चले हुए होते हो, उसी को धीरे 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 करके तोड़ते तोड़ते कहां पे लेके जाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो एक साल में 1 लाख गया, अगले साल थोड़ा जाएगा अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके अगले साल और थोड़ा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगले साल और थोड़ा, तो धीरे धीरे करके ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बना रहे हो तुम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। अरे यही तो हाल हो रहा है ना, समझ आई बात? मान लो कोई गाड़ी है जो आपकी 40 साल पुरानी, उसका कोई वैल्यू होगा? फिर नहीं होगा, स्क्रैप वैल्यू होगा। वो क्या है वो भी आगे जाके समझाए, रेजिडुअल वैल्यू बोलो, यानी कबाड़ वाला कीमत। फिर तो रद्दी में बिक जाता है ना वो चीज। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे देखो डेप्रिसिएशन एक कमाल की चीज है। ये रिडक्शन तो है किसमें? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट में, लेकिन धीरे धीरे करके क्या करता है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर को दीमक की तरह खा जाता है अलग अलग समय तक। समझ आई बात? यानी धीरे धीरे करके क्या करता है ये? हर साल थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को, एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे करके खा जाता है और ट्रांसफर करता है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंसेप्ट समझ आया इसका? क्या करता है डेप्रिसिएशन? और ये भी याद रखें, ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है? ये नॉन कैश, जिसमें कोई भी पेमेंट किसी की ओर भी नहीं होगा। याद रखना ये चीज। समझ आई बात की नहीं आई? अरे क्लियर है? चलो भाई कुछ और चीजें समझते हैं डेप्रिसिएशन के रिलेटेड। ध्यान देना, मान लो तुमने एक मशीन खरीदी, मशीनरी खरीदी तुमने 7 लाख रुपए की। कितने की खरीदी? और ये खरीदी तुमने किशोर एंड सन से। किससे? दिल्ली वाला बंदा है जो मशीनें बेचता है। तुमने उससे कितने की मशीन खरीदी? 7 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसके बाद लोडिंग चार्जेस लगे इस पे 20,000। कितने? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे इस पे मान लो 30,000। कितने? उसके बाद अनलोडिंग चार्जेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, दोनों मिला के मान लो ये भी लग गए 50,000 रुपए। ठीक है कि नहीं? और जीएसटी भी तो लगा होगा ना। मान लो जीएसटी भी लग गया इस पे 1 लाख रुपए। कितना लग गया? अरे मिनट मान लो। अच्छा कितने की पड़ी तुमको मशीन? 7 और ये हो गया 8 और एक और हो गया 9। मुझे बताओ वैल्यू ऑफ मशीन कितना मानोगे? क्या मैंने सही लिखा है? एक कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने तुमको, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलता था? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता था कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करो, रेडी टू यूज होने तक जितने भी उस पे खर्चे लगेंगे, रेडी टू यूज होने तक जितने भी उस पे खर्चे लगेंगे, वो सारे खर्चे कैपिटलाइज होंगे। क्या होंगे? कैपिटलाइज होने का मतलब क्या है? यानी मशीन के कॉस्ट में ही ऐड किए जाएंगे। बोलो भाई बात समझ आएगी नहीं है? जैसे यहां पे मैंने किया है ना, मशीन तो पड़ी 7 लाख की, लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अनलोडिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस, यहां तक तो मशीन रेडी हो रही है ना।
तो असल वैल्यू मशीन का कितना है? असल वैल्यू याद रखना है, ये जीएसटी वाला 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा, तो यहां पे सिर्फ कितना माना जाएगा? सिर्फ 8 लाख रुपए। अब आप बोलोगे सर जीएसटी का 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू में क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? ये इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा बिकॉज जीएसटी की वर्किंग मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई थी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं हो। बिकॉज एक बिजनेसमैन को जीएसटी उतना ही देना पड़ता है, वो सेट ऑफ करके, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। समझ रहे हो बात को? देखो, जब मैं कोई चीज खरीदता हूं, मैं अगर बिजनेसमैन हूं, मैं उस टाइम पे जीएसटी पे करता हूं कि नहीं? ये तो मैंने पे कर दिया। कल को वही चीज जब मैं बेचता हूं तो वहां पे मैं कस्टमर से जीएसटी रिसीव करता हूं, तो मुझे कितना जीएसटी देना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा कि मैंने ऑलरेडी कितना पे किया या मेरे पास टोटल कितना जीएसटी आया है, और उसमें से लेस करेंगे मैंने ऑलरेडी कितना दिया है, बाकी का ही देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये जीएसटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको यहां पे कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। याद रखना ये चीज। क्या बोला मैंने? अदर देन जीएसटी, रेडी टू यूज होने तक जितने भी खर्चे एसेट पे लगेंगे वो सारे के सारे खर्चे कैपिटलाइज किए जाएंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब मशीन की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे, और डेप्रिसिएशन भी कल को किस पे लगेगा? अब मुझे बताओ 7 लाख पे लगेगा कि 8 लाख पे लगेगा? आगे जाके जो सारी वर्किंग है, सारी डेप्रिसिएशन है, वो भी इसी वैल्यू पे लगाई जाएगी। मुझे बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? पक्की बात है? और क्या इसमें, ये तो हो गया हमारा। और ये भी है कि डेप्रिसिएशन इस वजह से भी लगाया जाता है, करेक्ट और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या है इसका? देखो, करेक्ट पोजीशन दिखाने के लिए अगर मेरे पास कोई एसेट है, अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लगाऊं, भले ही मैंने वो एसेट लिया होगा 50 लाख रुपए का, आज 10 साल से चला रहा हूं उस एसेट को, उसका वैल्यू गिरा होगा कि नहीं गिरा होगा? अरे डेफिनेटली गिरा होगा। अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लगाऊं, हालांकि वैल्यू गिर चुका है, लेकिन मैं तब भी उसको 50 लाख में शो कर रहा हूं, क्या ये जायज है? तो मैं तो ज्यादा एसेट का वैल्यू ज्यादा दिखा रहा हूं ना, इसकी वजह से सामने वाली पार्टी को धोखा लग सकता है ना, वो सोचेगा इसके पास तो इतने सारे एसेट है। अरे समझ लो, इस वजह से करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए और करेक्ट पोजीशन शो करने के लिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन क्या है? ये लगता है फिक्स्ड एसेट पे, यानी ये इफेक्ट करेगा बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में जो पड़ा एसेट है ना, उसका वैल्यू गिरा के कम कर देगा, और आ जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वहां पे प्रॉफिट को कम कर देगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? इस वजह से सही पोजीशन और सही परफॉर्मेंस जानने के लिए डेप्रिसिएशन का लगाना लाजमी है, जरूरी है। मुझे बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो कल हम पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे इसके मेथड्स, कि किस तरह से वर्किंग की जाती है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है, नेक्स्ट लेक्चर।